तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे CMA फाउंडेशन का कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3। कोई लेक्चर नंबर 1 और 2 हो चुका था। मैं उसका क्विकली एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ समझने के लिए था। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पूरा सिलेबस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि खर्चों का हिसाब किताब रखना, उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना और डिसीजन लेना। यानी खर्चों का हम लोग पहले देखो नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे। तो कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे तो खर्चों का हिसाब किताब हो ही जाएगा। अब खर्चों का हिसाब किताब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। और क्या खाली कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, कम हुई तो और अच्छी बात है। कम करना तो हमारा उद्देश्य है ही कि कॉस्ट जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है। और लास्ट में था डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट खर्चों का हिसाब किताब रखना मतलब क्या होता है, मतलब कॉस्ट असर्टेनमेंट करना कि भैया रॉ मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितने का लगा, ब्रांड नेम का लाइक डायरेक्ट मटेरियल और अदर एक्सपेंस। तो सब मिला के एक शर्ट की कॉस्ट कितनी आई, 1000। वैसे ही कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है कि हमारा खर्चा बजट में होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करना। लाइक पिछले साल हमने खर्चा किया शर्ट में 100 रुपये, तो इस साल भी 100 में बने तो अच्छी बात है, ठीक है। उसको बोलेंगे बजट में बनाना। कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्या होता है कि कॉस्ट को कम करना, लेकिन क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल भी लिखा हुआ था कि बेकरी एक केक को बनाती है 1000 रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कि उसमें थोड़ा सस्ता पैकिंग करके उसकी कॉस्ट कितना कर दिया, 950। देखो यहाँ पे केक की क्वालिटी कम नहीं हुई, यहाँ पैकिंग की क्वालिटी क्या हो गई, कम हो गई। ऐसा फिर क्या लिखा है, डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है। यानी कि मेरे पास 1 लीटर मिल्क बचा है तो 2 ऑप्शन है कि मैं 1 kg लड्डू बनाता हूँ तो प्रॉफिट होगी 50, बर्फ़ी बनाता हूँ तो प्रॉफिट होगी 70। तो मैं क्या बनाना चाहूँगा, बर्फ़ी बनाना चाहूँगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसका डिटेल्ड एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बस समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कॉस्ट की डेफिनेशन क्या था। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज़ इनकल्ड, जो इनकल्ड होता है तो प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस। ये मैंने दी था सिंपल डेफिनेशन, हम आपकी बुक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो इनकल्ड होता है टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग सीखे थे, हम लोग देखो एक्सपेंस 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है कॉस्ट, एक होता है नॉन कॉस्ट। तो देखो जो प्रोडक्ट से संबंधित होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। यानी एक्सपेंस जो इनकल्ड होता है तो प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। और नॉन कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट से संबंधित नहीं होता। तो देखो प्रोडक्ट से संबंधित क्या होता है, कॉस्ट प्रोडक्शन से संबंधित खर्चे क्या क्या होंगे। तो शर्ट बनाता हो तो उसमें क्या लगता है, मटेरियल। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड। लाइक देखो मैं क्या बनाता हूँ, शर्ट बनाता हूँ उसमें क्या लगता है दोस्तों, मटेरियल लगता है। शर्ट बनाता हूँ उसमें क्या लगता है, मटेरियल। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होगा। शर्ट बनाने के लिए हमको लेबर की आवश्यकता होती है, उसको जो मैं लेबर की मजदूरी दूंगा वो भी हम शर्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। और उसका शर्ट बनाने के लिए जिस फैक्ट्री में बनता है वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, मशीन का मेंटेनेंस लगता है, फैक्ट्री का जो रेंट लगता है, सब शर्ट की कॉस्ट में शामिल होगा। क्लियर है। तो ध्यान देना, खर्चे 2 तरह के होंगे, एक होता है कॉस्ट, एक होता है नॉन कॉस्ट। हम सभी तरह के खर्चे को शामिल नहीं कर सकते, हम सभी तरह के खर्चे को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते। ये क्या लिखा है, नॉन कॉस्ट। नॉन कॉस्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन कॉस्ट उसको बोलेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंस या बोलेंगे नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस। यानी कि ये वो खर्चा है जो गुड्स बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, जो गुड्स बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते। एग्जाम्पल, बैंक इंटरेस्ट क्या प्रोसेस का हिस्सा होंगे, नहीं। इंटरेस्ट पेड प्रोसेस का हिस्सा होंगे, नहीं। वैसे टैक्स भी नहीं होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी नहीं होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी नहीं होगा। तो ये सब गुड्स को बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, इसलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ इस तरह के खर्चों को हम लोग शामिल करेंगे जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट का हिस्सा होंगे, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ऐसा उसका क्या लिखा हुआ है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है किसी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस देने में जो भी खर्चा होता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस देने में जो भी खर्चा होता है, तो ये खर्चा 3 बड़े कैटेगरी में डिवाइड होता है। हम सीख चुके थे, एक था यहाँ पर मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर एक्सपेंस। अब इसको मैं बताता हूँ आपको, एक कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, देखो मटेरियल में क्या क्या, डायरेक्ट मटेरियल, एक आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। लाइक शर्ट बनाना है, शर्ट बनाना है तो उसको मालूम है कपड़ा लगेगा, तो शर्ट बनाने का कपड़ा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। उसका इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है कि लाइक शर्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, मशीन चाहिए। और जो मशीन चाहिए तो मशीन में क्या इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसका लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह लगाना पड़ेगा, वो सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल। वो क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो वापस बोलता हूँ कि मान लो शर्ट बनाना है उसके लिए कपड़ा चाहिए, हो गया डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, शर्ट बनाने के लिए जो मशीन चाहिए उसमें लगता है, मान लो लुब्रिकेंट ऑयल लगता है मशीन को स्मूथ चलाने के लिए, वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेबर। लेबर में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर, एक आता है इनडायरेक्ट लेबर। लाइक शर्ट बनाने की जो मजदूरी लगती है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है
जो कि मान लो एक फैक्ट्री है, 3 वर्कर है, अब इसको चाय कॉफ़ी वगैरह चाहिए। 3 वर्कर मतलब ये क्या है, स्किल्ड वर्कर। क्या है, स्किल्ड वर्कर। अब इनको चाय कॉफ़ी चाहिए या मशीन संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग रखते हैं हेल्पर। क्या रखते हैं, हेल्पर। तो उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है। फिर मैं बताया था आपको एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन कौन से होंगे, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, लाइक मान लो मैं शर्ट बना रहा हूँ, तो मैं उसमें कोई मतलब कोई किसी ब्रांड का नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो किसी ब्रांड का नाम यूज़ कर रहा हूँ तो उस ब्रांड को मैं क्या कर दूंगा, मान लो पर शर्ट देता हूँ रॉयल्टी, पर शर्ट देता हूँ रॉयल्टी, वो क्या गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। या फिर मान लो कि मैं उसको स्पेशल ऑर्डर आया, मैं उसको स्पेशल ऑर्डर आया तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक मशीन को ले रहा हूँ रेंट पे, तो वो भी क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या आता है, लाइक मान लो फैक्ट्री का बिजली बिल है ना, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फैक्ट्री का रेंट है, जो कि कॉमनली लगते हैं, जो क्या लगते हैं, कॉमनली लगते हैं। क्या लगते हैं, कॉमनली लगते हैं, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। उसके में बताया था डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं, डायरेक्ट ट्रेसेबल होता है, जिसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। शर्ट को देखो तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण होते हैं और इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइबल होते हैं। लाइक मान लो शर्ट में 2 मीटर का कपड़ा लगा हुआ है और 1 मीटर का रेट इतना है, तो 2 मीटर का कितना होगा। ठीक है, लाइक देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्टील इन अ कार, कि सिग्निफिकेंट होता है और इजीली ट्रेसेबल भी होता है और इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइबल भी कर सकते हैं, उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, लिखा ग्लू इन फर्नीचर। देखो अगर फर्नीचर में ग्लू लगा हुआ है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि बहुत ही स्मॉल कॉस्ट होती है, उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते और इकोनॉमिकली हम लोग आइडेंटिफाइबल नहीं कर सकते, इसको क्या बोलेंगे, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है। लाइक मतलब फर्नीचर बनाने में कील वगैरह लगती है, वो भी स्मॉल कॉस्ट में होती है, उसको नेट उसकी जो वर्थ है ट्रैक नहीं कर सकते हम लोग और इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइबल भी नहीं कर सकते। वापस देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वही जो सिखाया था हम इसके पहले भी, जो कॉमन कॉस्ट होती है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में शेयर की जा सकती है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती है। देखो ये जो था ना, ये ग्लू, ये ग्लू क्या था, इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब कि कॉमन कॉस्ट जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में शेयर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर्विस और एक्टिविटी एंड इज इंस्टीड इनकर्ड फॉर मल्टीपल पर्पस और शेयर्ड सेवरल कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वही बात थी ऊपर में ग्लू वाला जो देखे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला देखे थे, सब वही है। लाइक देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल मतलब 2 मीटर कपड़ा बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब मशीन कॉइल, क्लीनिंग क्लॉथ, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर मतलब जो टेलर का जो टाइम लग रहा है शर्ट बनाने में। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर की सैलरी, या बताया मैं उसके लिए जो वर्कर है उसके लिए हेल्पर की आवश्यकता है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या लिखा हुआ है, स्पेशल हम लोग मशीन मंगवाया है किसी शर्ट को डिज़ाइन वगैरह करने के लिए या किसी शर्ट के ऑर्डर के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का मंथली रेंट हो गया, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होगा, फिजिकल पार्ट होता है जिसको डायरेक्टली क्लियरली ट्रेस कर सकते हैं, लाइक टेबल में लगता है वुड। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, है ना, लाइक ग्लू फर्नीचर में हम यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। सब वही है जो समझा रहा हूँ, बस मैं 2-3 इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट शीट में भी सेम टू सेम आने वाला है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। कारपेंटर वेजेस फॉर मेकिंग अ चेयर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है, जो खाली सपोर्ट के लिए होता है, जो क्या होता है, सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, देखो बताता डायरेक्ट लेबर मतलब जैसे शर्ट बनाने के लिए हमको स्किल्ड वर्क की आवश्यकता है, वो क्या होगा, डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब हम लोग को क्या शर्ट बनाना है, उसके लिए 3 वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, उनके हेल्पर के लिए चाहिए, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो बताया था मैं कि स्पेशल मशीन के लिए हम लोग क्या किए, स्पेशल मशीन को हायर किए स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, जिसको डायरेक्टली लिंक नहीं होता उसको हम मल्टीपल में शेयर कर सकते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री एंड डेप्रिसिएशन, इसे पढ़ चुके हैं अपन। अब समझना है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, जिसका फोकस होता है पूरे बिजनेस के रिजल्ट पर। एग्जाम्पल, हमने साल में 5 लाख प्रॉफिट कमाया, ये होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि एक पेन बनाने की कॉस्ट कितनी है, उसको बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। लाइक प्रोडक्ट सर्विस का कॉस्ट कितना है, 8.5 रुपये है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए, लाइक पेन को 9 रुपये में बेचे या 11 रुपये में बेचे। उसके बाद टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। यानी कि टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो बड़ा जो खर्चे का पोर्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको हम लोग उन लोग और क्या बोलते हैं, इसको प्राइम कॉस्ट। इस भी पढ़ चुके हैं हम लोग। डायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में मुख्य खर्चा, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, 3 नाम में रखना, बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट आदमी बता देता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में बच्चा फंस जाता है। तो एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, ए फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वापस
F फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, A फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, S फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सब वो कॉस्ट शीट में काम आएगा। वही जो बताया इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब सब सीख चुके आप लोग। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो जो बताया फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो नाम बताया ये मेन नाम है, जो 3 नाम बताया ना ऊपर, ये मेन नाम है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर अपन ये भी सीख चुके थे हम लोग, क्या सीखे थे हम, मीनिंग डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इवोल्यूशन कैसे क्यों हुआ। पुराने समय में क्या होता था, बिजनेस क्या थे, स्मॉल थे, कोई बड़े कॉम्पिटिशन नहीं थी और ऑनर सब कुछ पर्सनली मैनेज कर लेते थे। अब क्या हो गया, बिग और कॉम्प्लेक्स बिजनेस हो गए हैं। मतलब लाइक रिलायंस इंडस्ट्री को देख लो आप, कितने सारे उसके ऑपरेशंस हैं। अमेजॉन को देख लो, कितने सारे ऑपरेशंस हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, सब एक ही चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर लिखा है सोसाइटी में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, लाइक ट्रेंड वगैरह चेंज होता है, लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो गए हैं। इकोनॉमी में चेंज होता है, लाइक महंगाई हो गई, सस्ती हो गई है ना, वो सब। फिर अफेक्ट पॉलिटिक्स अफेक्ट बिजनेस, लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। फिर क्या लिखा है, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आया, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग खाली क्या बताता था, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता था और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बताता था एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आवश्यकता क्यों पड़ी, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, उसे कंट्रोल करना है, इंप्रूव इफिशियंसी करना है। लाइक मान लो कि वर्कर 1 घंटे में कम काम कर रहा है, उसको ज़्यादा काम करवाना, यानी इफिशियंसी पूरी नहीं हो पा रही इसलिए उससे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, या वर्कर टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर मान लो मशीन अच्छे से नहीं काम कर रही है तो, या वर्कर ट्रेंड नहीं है तो लेबर या मतलब मटेरियल को वेस्टेज हो रहा है, ये सब। उसके बाद सर्विस का एग्जांपल है हॉस्पिटल का। लाइक पहले क्या होता था कि एक नर्स हैंडल करती थी 10%, बाद में मालूम चला कि उनको और ज़्यादा हैंडल करना चाहिए तो बाद में ट्रेनिंग दी गई, डिटेल इक्विपमेंट लाया गया एंड डिजिटल इक्विपमेंट लाया गया, जिससे कि सेम नर्स 15% को हेल्प कर सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग केयर। फिर क्या लिखा, हेल्पिंग इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, किसमें मिलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या आया कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। प्लान का एग्जांपल भी दिया था कि मान लो बेकरी को मालूम है कि भाई अगले महीने मान लो कि 5,000 kg का आटा चाहिए, 5 ब्रेड बनाना है, नहीं मिलने वाला तो पहले से मंगवा लो, ऐसा। प्लान मतलब क्या होता है कि एडवांस में प्लान करना, लग रहा है कि नहीं मिलने वाला, शॉर्टेज होने वाली, तो एडवांस में प्लान करके मंगवा लो, ऐसा। डिसीजन मेकिंग का एग्जाम्पल कि बनाए या फिर खरीदे। लाइक मान लो बनाते हैं तो लग रहा है 12 रुपये, खरीदेंगे तो लग रहा है 10 रुपये, तो भाई खरीद लो ना, 2 रुपये बच जाएगा हमारा। बनाएंगे तो 12, खरीदेंगे तो 10, तो खरीद लो, ऐसा। फिर समझा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। 1494 में क्या डबल एंट्री सिस्टम आई, फिर इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन आया, है ना, और क्या हुआ, बिजनेस बड़ा होते गया तो हम लोग क्या बिजनेस में क्या कॉस्ट को कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती गई। 1880 में क्या हुआ, मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। फिर 1900 से लेकर 1925 तक साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। फिजिकल स्टैंडर्ड कन्वर्टेड टू कॉस्ट स्टैंडर्ड। लाइक पहले ज़्यादा सोचते नहीं थे, इतना इतना ये लगना है, फिर हमको लगा नहीं यार, जो सामान लगना है उसकी कॉस्ट कितनी है वो भी तो निकालना पड़ेगा, ऐसा। तो सब एग्जाम्पल उसी का दिया हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड इनटू कन्वर्टिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड के बारे में। फिर क्या लिखा हुआ है, रोल इन वर्ल्ड वार। क्या लिखा है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 एंड 2 कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी तुम्हारी कॉस्ट होती है उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम लोग को देंगे, तो इसलिए कॉस्ट का सही अनुमान लगाना क्या हो गया, आवश्यक हो गया। फिर क्या लगा, डेवलपमेंट इन इंडिया। बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले क्या थे, बहुत फ्यू कॉस्ट अकाउंटेंट थे, जो भी थे वो मोस्टली कहाँ थे, लंदन में थे, ठीक है। फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 में इंडिया को आवश्यकता पड़ी किसी कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब ये सब एक MCQ बताया था मैं। फिर बताया था मैं मीनिंग ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स, पर बताया था कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर भी बता चुका हूँ। यहाँ पर नया क्या था, सेम टू सेम, यहाँ पर नया ऐड हो गया नोशनल। देखो, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में खर्चा हुआ वो, नोशनल मतलब जो इमेजिनरी खर्चा है, जो हम लोग डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे। तो मैं नोशनल के बारे में बताया था कि जो नोशनल एक्सपेंडिचर है, पूरी डिटेल में समझे थे हम लोग, 1 घंटे क्लास है। तो नोशनल एक्सपेंडिचर हो या फिर एक था ये नोशनल इम्प्यूटेड और एक था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली समझो कि मेरी शॉप है, वहाँ जो कैपिटल लगाता हूँ, कैपिटल जो है शॉप में नहीं लगाया होता तो और कहीं लगाया होता है ना, तो जब डिसीजन लूँगा तो क्या करूँगा, मैं उस कैपिटल के इंटरेस्ट को कंसिडर करूँगा, ठीक है, क्लियर है। तो वो है नोशनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक तरह से कंसिडर करेंगे। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग से। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। क्या लिखा है डेफिनेशन इसकी, एकदम सिंपल है। इन जनरल कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट। दोस्तों, जब फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर की शुरुआत किया था, मैं क्या बताया था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है
जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें 4 पार्ट आती है। इसमें क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, फिर 4 चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट असल्टेनिंग, उससे क्या आता था, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर भी आप बोलोगे सर यहाँ पर भी कॉस्ट असल्टेनिंग क्यों हो रहा है। तो दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फंडामेंटल था वो क्या था, सिलेबस का एक ओवरव्यू था। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर टेक्निक है और प्रोसेस है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को असल्टेन करेंगे। क्लियर है। अब देखो जो कॉस्ट को असल्टेन करने की टेक्निक यहाँ पे दी हुई है कि हम लोग किस तरह से हम लोग कॉस्ट को असल्टेनिंग करेंगे। यहाँ पर लिखा है कॉमन टेक्निक्स। जैसे कि मान लो कोई कस्टम जॉब आई, लाइक मान लो मेरी शॉप है फर्नीचर की, मैं फर्नीचर बना कर बेचता हूँ, कोई कस्टम ऑर्डर आया कि मेरे को इस तरह से बना कर दो। अब मैं इस तरह से बना कर दो, उसका बोलना तो है उसका, पर मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा जॉब कॉस्टिंग मेथड का। किसका यूज़ करूँगा, जॉब कॉस्टिंग मेथड का। ये सब जो पूरा कॉस्टिंग का जो चैप्टर है आप पढ़ोगे आपके CMA इंटर में, यहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रो पार्ट मिलेगा। क्लियर है। फिर बात करता हूँ आगे कि मान लो अगर कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, लाइक टेक्सटाइल है जहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलता रहता है, तो वहाँ पर क्या करना, वहाँ पर यूज़ किया जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो क्या होता है कि प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट बनने से पहले एक से अधिक प्रोसेस से निकलता है, लाइक प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। मान लो अगर शर्ट बनाना है तो मान लो पहले में क्या होगा, पहले प्रोसेस में कटिंग वगैरह होगी, दूसरे में क्या होगा, यहाँ पर सिलाई वगैरह होगी, तीसरे में क्या होगी, फिनिशिंग वगैरह होगी, ऐसा। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। एग्जाम्पल के टेक्सटाइल ले लो, शर्ट ले लो। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर प्रोड्यूसिंग इन बैचेस। अगर बैचेस से बनाना है, लाइक मेडिसिन किस में बनती है, बैचेस से बनती है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बैच के लिए मैं एग्जाम्पल भी दिया हूँ। बैच के लिए देखो, बैच साइज़ कितनी है, 5000 टेबलेट की है। यहाँ से देखना बैच साइज़ कितनी है कि 5000 टेबलेट की है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को लग रहा है रॉ मटेरियल लग रहा है 1 लाख का, लेबर लगा 40,000 का, ओवरहेड लगा 60,000 का। तो टोटल बैच की कॉस्ट कितनी हुई, 2 लाख। और कितनी बैच की साइज़ कितनी है, 5000। तो कॉस्ट पर टेबलेट कितनी है, 2 लाख बाय 5000 कितनी है, 40 रुपीज़ पर टेबलेट, ऐसा। इसी को बैच कॉस्टिंग कहते हैं। पूरे बैच की कॉस्ट निकाल कर फिर पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है, ऐसा। तो अल्टीमेटली समझ गया कॉस्टिंग मतलब क्या होता है। कॉस्टिंग मतलब अपन क्या सीखे अभी तक कि कॉस्टिंग में क्या होता है, टेक्निक है और प्रोसेस है जिससे हम कॉस्ट को असर्टेन करेंगे। टेक्निक है और प्रोसेस है जिससे कॉस्ट को असर्टेन करेंगे। टेक्निक मतलब सीख गए कि कॉमन टेक्निक होती है जिससे कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कस्टम जॉब आई तो कॉस्ट अकाउंटिंग, कंटिन्यूस ऑर्डर आया तो प्रोसेस कॉस्टिंग, और अगर बैचेस से प्रोड्यूस करना है तो बैच कॉस्टिंग। उसके बाद प्रोसेस में अपन देखेंगे अपन पहले क्या लिखा, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो प्रोसेस के अंदर देखेंगे हम लोग लाइक हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, यानी कि लास्ट मंथ में क्या हुआ कि फैक्ट्री ने कैलकुलेट किया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टी शर्ट, कि टी शर्ट को बनाने की एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी। तो कितनी लगी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टी शर्ट को बनाने के लिए मटेरियल लगा 50,000 का, लेबर लगा 30,000 का, ओवरहेड लगा 10,000 का। तो टोटल 90,000 रुपये लगा टी शर्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट डेटा पर बेस्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्या बोलेंगे इसको, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो सिंपल सी बात है ना कि भाई हमने लास्ट मंथ में कितना खर्चा किया है उसके बेस पर हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। मान लो हमने 90,000 खर्चा किया है, हमको जानना है कि एक शर्ट बनाने की कितनी कॉस्ट लगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 90,000 को टोटल करेंगे, फिर हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्लियर। इसको बैच से मत जोड़ना, क्योंकि बैच में क्या होता है कि बैच में अलग अलग बैच में प्रोडक्शन किया जाता है, अलग अलग बैच में प्रोडक्शन किया जाता है। लाइक एक बैच होती है, फिर 2 बैच होती है, ऐसा। यहाँ पर तो बस ऐसा सिंपल, वो अलग मैटर है ना। यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पास्ट में खर्चा हो चुका है उसके लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। फिर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, देखो द फैक्ट्री सेट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ टी शर्ट इज 90। क्या होता है कि फैक्ट्री, देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, इसको बोलते हैं, अगर बोलूँ तो इसको बोलेंगे इंडस्ट्री का एवरेज। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री एवरेज। कि मान लो कि इंडस्ट्री का एवरेज कितनी है, कि मान लो सब इंडस्ट्री है वो उस एक टी शर्ट कितने बनाती है, 90 बनाती है। तो हमको भी कितने बनाना है, 90 बनाना है। सिंपल सी बात है, 50 मटेरियल का, 30 लेबर का, 10 कितना लग रहा है ओवरहेड का। लेकिन आफ्टर प्रोड्यूसिंग दे कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट टू फाइंड द वेरिएंस। तो इंडस्ट्री बोल रही है इंडस्ट्री के हिसाब से बनना चाहिए 90 में, कितने बनना चाहिए 90 में, पर एक्चुअल में कितने का बना, 100 रुपये का बना। तो कॉस्ट ज़्यादा लग गई, 90 का बनना चाहिए था, 100 में बना। तो जो 10 रुपये का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर प्रोडक्शन दे कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करेंगे टू फाइंड द वेरिएंस। फाइंड को वेरिएंस करने के लिए भाई 10 का वेरिएंस आया तो क्यों आया, लाइक मटेरियल एक्स्ट्रा लग गया, लाइक लेबर ने काम सही तरह से नहीं किया या वेस्टेज ज़्यादा हो गया, लाइक ओवरहेड खर्चे ज़्यादा हो गए। ओवरहेड मतलब वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड,
मतलब वेरिएबल ओवरहेड मतलब क्या होता है, ऐसे ओवरहेड यानी ऐसे खर्चे जो चेंज होते रहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड मतलब ऐसे खर्चे जो चेंज नहीं होते रहते हैं। वेरिएबल ओवरहेड मतलब लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो चेंज वगैरह हो सकता है, कभी ज़्यादा आया कभी कम आया, ऐसा फिलहाल आप सीखने के लिए सोच समझ लो। और फिक्स्ड मतलब क्या होता है, लाइक फैक्ट्री का रेंट या सैलरी, वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिलहाल इतना समझो, इतना डिटेल में आपको सिलेबस में नहीं है, अपन जब समझेंगे तब समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये सब है मतलब सी ए आपके सी में इंटर में है, फिलहाल अपन ने सीखने के लिए आपको बताया मैं। फिर क्या लिखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, द फैक्ट्री रिसीव एन एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ, अच्छा सुनो सुनो, याद है मेरे को डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया था, डिसीजन मेकिंग पहली क्लास में ही बताया था, डिसीजन मेकिंग के बारे में लंबा चौड़ा पूरा ज्ञान दिया था मैं, कि एक ऑर्डर आया जापान से ये वो, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसमें कि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। किसको इग्नोर कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली या इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि वो रिकवर हो चुकी है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग में द फैक्ट्री रिसीव एन एक्स्ट्रा ऑर्डर, क्या लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ 500 टी शर्ट, सिंस फिक्स कॉस्ट आर ऑलरेडी रिकवर्ड, आप पहला लेक्चर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत समय लगाया था इसको समझाने में। दे ओनली कंसिडर ऑर्डर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 80, ठीक है, ₹50 मटेरियल, लेबर का 30, टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, एक ऑर्डर आया है 500 टी शर्ट का, कितने का, 500 टी शर्ट का ऑर्डर आया है, ध्यान से सुनना एकदम। और वो बोल रहा है कि भाई मेरे को एक टी शर्ट जो चाहिए, एक टी शर्ट कितने में दो, कितने टी मतलब पर टी शर्ट तो मेरे को कितने में, 90 में दो। और हमारी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हमारी कितनी हो आई है यहाँ पर, 80 रुपीज़ आई है। ठीक है, और लेकिन हम लोग नॉर्मली मान लो इसको सेल करते हैं 150 में, कितने में सेल करते हैं, 150 में सेल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप नॉर्मली 150 में सेल कर रहे हो, तो ऐसा सेल कर करके आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। फिक्स कॉस्ट मतलब लाइक रेंट वगैरह जो परमानेंट खर्चा जो देना है, ये फैक्ट्री चले या ना चले। तो अब 80 का आपको 90 में देने को प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो चुकी है हमारी। तो 80 का आप 90 में दोगे तो 500 टी शर्ट देना है, तो एक टी शर्ट में कमा रहे हो 10 रुपये, 500 टी शर्ट में कमा लोगे 5,000 बिना किसी टेंशन के। यानी 80 का लो 90 में दो, ऐसा। क्लियर। अब समझते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का अपन क्लास स्टार्ट होने से पहले सीखे थे, लेकिन वो हम लोग सीखे थे एक पूरा ओवरऑल फ्रेमवर्क में। यहाँ पर हम सीखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, सबकी बुक का ही है कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है हम लोग को, लिंकिंग इट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट से लिंक करना है। लाइक कोई भी खर्चा जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, वो प्रोडक्ट का खर्चा है या सर्विस का खर्चा है या किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो उस हिसाब से हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए थे, तो उस हिसाब से हम खर्चे को नोट डाउन करेंगे, या उस हिसाब से हम खर्चे की अकाउंटिंग करेंगे कि खर्चा कहाँ का है। एग्जाम्पल अच्छा से लिखा हुआ देखो, डॉक्टर की सैलरी कितनी है, 2 लाख रुपए, ये कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विस के लिए लिंक होगी। जो डॉक्टर की सर्विस है कितनी, 2 लाख रुपए, ये कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विस के लिए लिंक होगी। यहाँ सर्विस क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया जहाँ जिस डिपार्टमेंट में खर्चा है, आप उस डिपार्टमेंट में क्या करो, उस खर्चे को डालो। सिंपल से एकदम लॉजिकल वाली बात है। क्लियर अच्छे से। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक यहाँ पर फैक्ट्री है, 3 डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट बनाता है शर्ट, एक बनाता है टी शर्ट, ठीक है, और एक बनाता है जीन्स। तो भाई जिस शर्ट के डिपार्टमेंट खर्चा है तो उस हिसाब से डालो, टी शर्ट का डिपार्टमेंट खर्चा है उस हिसाब से डालो, जीन्स का डिपार्टमेंट खर्चा है उस हिसाब से डालो। और एक मान लो एक खर्चा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, कि इन सब में कुछ प्रॉब्लम आ गए तो डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट खर्चा है तो उस हिसाब से आप डालो। क्लियर है अच्छे से। मतलब अल्टीमेटली मैं समझाने का मतलब इसको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको इस पॉइंट का मतलब क्लियर हो। क्लियर है। इस हालांकि आपको इस एग्जाम्पल को देखकर क्लियर हो ही गया होगा। फिर लिखा हुआ है मेकिंग बजट्स, बजट को बनाना, लाइक मैं क्या बताया था, कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो बजट बनाना है हम लोग को। फिक्सिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि जो बजट बनाया है, और फिक्सिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये बजट क्यों बनाया है कि कॉस्ट जो है कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी बजट बनाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट की भाई इंडस्ट्री का इतना एवरेज है, उस सबसे हमारी कॉस्ट बननी चाहिए, हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो मतलब भी नहीं है, हम लोग कैसे सर्वे कर पाएंगे। फिर क्या लिखा, एंड फाइंडिंग एक्चुअल कॉस्ट, कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब लेक्चर 1 देखे होंगे तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। पर्पस का लिखा हुआ है हेल्प करना मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग। भैया कॉस्ट अकाउंटिंग से आप इन्फॉर्मेशन गैदर किए हो, तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं ना, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है। फिर उसके बाद एनालाइज करना वेरिएंस को, यानी कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया था, ध्यान सुनना, इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट और फाइंडिंग एक्चुअल कॉस्ट।
हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया था, मान लो 100 रुपये, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 110 आई। तो यहाँ पर जो आया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं वेरिएंस को, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल कॉस्ट। फिर कभी बजट यूज़ करता है स्टैंडर्ड के लिए, कभी स्टैंडर्ड यूज़ करता है ना, तो स्टैंडर्ड में कभी बजट भी वर्ड यूज़ कर दिया जाता है। फिर क्या करना, फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग से आप क्या कर रहे हो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही ये सब हो रहा है कि फाइंडिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, फाइंडिंग एक्चुअल कॉस्ट, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप कॉस्ट अकाउंट से इन्फॉर्मेशन गैदर कर उसके बाद ही तो इसे पॉसिबल है, नहीं तो कैसे पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, ऐसा। ठीक है, लिखा है एनालाइज क्या करना है, वेरिएंस को, फिर डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल कॉस्ट। मतलब वेरिएंस को एनालाइज करना, मतलब कि भैया हमने कितना बजट सोचा, कितना एक्चुअल में हुआ, तो उसको क्या करना, एनालाइज करना, कितना खर्च एक्स्ट्रा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। फिर इसमें क्या लिखा है, फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन अ शू फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ लेदर, वर्कर वेजेस, मशीन मेंटेनेंस करेक्टेड एज कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो बताया आपको कि कितने का लेदर लगा, कितने का वर्कर ने वेजेस लिया, मशीन का मेंटेनेंस, ये क्या बोलेंगे, करेक्टेड एज कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट टू सी इफ प्रोडक्शन इज इफिशियंट, कि प्रोडक्शन इफिशियंट है कि नहीं। तो कॉस्ट यहाँ पर अपन सीखे थे वापस, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या सीखे थे हम लोग, कि टेक्निक या प्रोसेस जिससे कि हम कॉस्ट असर्टेन कर पाए, कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट को निर्धारित करने के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या हो रहा है कि इसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बाद हम ये सब चीज़ करेंगे। क्लियर है। फिर खाली मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी तो लिखा हुआ है, जब अकाउंटेंसी पर लिखा हुआ है, आपको इससे कुछ याद आ रहा होगा, याद है आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। एक होता है अकाउंट, एक होता है अकाउंटेंसी। क्लास 11th के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो अकाउंट के बारे में जो आप सीखते हो, ठीक है, अकाउंट के बारे में जो आप सीखते हो, तो अकाउंटेंसी में क्या करते हो, उसका एप्लीकेशन, क्या करते हो, एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटेंसी। तो जब अकाउंट पढ़ते हो आप 11th में, 12th में, कितनी कुछ नॉलेज हो जाती है, तो उस नॉलेज का आप जब एप्लीकेशन करते हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अकाउंटेंसी। तो जो 11th में पढ़े होंगे सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में, यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या सीखे थे हम लोग, याद करो, कॉस्ट को सर्टेन करने के लिए प्रोसेस और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, प्रोसेस और टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, और कॉस्ट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए। तो द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड टेक्निक टू द साइंस एंड आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल and ascertainment of profitability as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making। तो हम लोग ये सब जो हम लोग सीखे हैं, इस इन्फॉर्मेशन का हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। क्लियर है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को, मेथड को क्या करना, यूज़ करना। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया हूँ एक जगह, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना और एनालिसिस करना। क्लियर है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ दैट एनालिसिस इन मैनेजमेंट डिसीजन, कि भाई इसको एनालिसिस तो कर लिए हम लोग, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे, जिससे मैनेजमेंट क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए। याद है बताया था फिक्स कॉस्ट रिकवर वाला ये वो, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, उसका डिसीजन लेगी। क्लियर हुआ अच्छे से। देखो आपका लिखा है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसका मतलब वही हो रहा है, इस पर मैं रीड कर देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स यूजिंग द प्रिंसिपल, मेथड एंड टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू कंट्रोल कॉस्ट, फाइंड आउट हाउ प्रॉफिटेबल अ बिजनेस इज एंड गिव द राइट इन्फॉर्मेशन, हेल्प मैनेजर टू मेक डिसीजन। क्लियर है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन। अप्लाइंग कॉस्टिंग प्रिंसिपल इन रियल लाइफ, हम लोग कॉस्टिंग प्रिंसिपल को रियल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी इन्वॉल्व पुटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स इनटू एक्शन। एग्जांपल, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स टू कैलकुलेट हाउ मच इट कॉस्ट टू मेक वन कार, इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग का रूल अप्लाई करेगी, जिससे मालूम चले कि इसकी कॉस्ट कितनी है। मतलब अल्टीमेटली सब चीज़ों को प्रैक्टिकली में अप्लाई करना है, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कुछ नहीं। पर्पस क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। द मेन एम इज टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंस एंड टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट। इफ कॉस्ट ऑफ स्टील इंक्रीजेस, द कंपनी चेक वेदर दे कैन रिड्यूस वेस्टेज और फाइंड अल्टरनेटिव सप्लाईज टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट। क्या मतलब हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या होता है, कंट्रोल करना अननेसेसरी खर्चों को, जिससे कि हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट को निकाल सके। अगर कॉस्ट ऑफ स्टील इंक्रीज हो जाती है तो कंपनी चेक करेगी क्या, दे कैन रिड्यूस वेस्टेज और फाइंड अल्टरनेटिव सप्लाई टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट।
अगर हिस्ट्री की प्राइस बढ़ जाती है तो देखेंगे कि कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि नहीं जिससे सेम प्रॉफिट मेंटेन हो सके। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस। साइंस मतलब क्या होता है, इट हैज़ फिक्स्ड रूल, एग्जाम्पल हाउ टू क्लासीफाई कॉस्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, यूजिंग दोस रूल स्मार्टली इन डिफरेंट सिचुएशन। तो साइंस में फिक्स रूल होता है, आर्ट में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे जैसे कि जिस तरह से हम लोग कैसे स्मार्टली अप्लाई कर सके। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, इट इज़ डन कंटिन्यूसली नॉट जस्ट वंस, उसको बोलेंगे प्रैक्टिस। ये तो सिंपल सी बात है। आर्ट मतलब फिक्स रूल होता है, साइंस मतलब फिक्स रूल होता है मालूम है, आर्ट मतलब स्मार्टली अप्लाई करना, प्रैक्टिस मतलब कंटिन्यूसली अप्लाई करना। सब BST को में सब पढ़ते रहते होंगे आप, खासतौर पर BST पे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, साइंस टेल्स यू रेंट इज ओवरहेड। साइंस बताता है कि रेंट ओवरहेड है, ये फिक्स रूल है कि भाई साइंस बताते हैं कि रेंट जो है ओवरहेड, मालूम है हम लोग को। आर्ट हेल्प करता है, आर्ट हेल्प्स यू डिसाइड हाउ टू डिवाइड दैट रेंट बिटवीन प्रोडक्ट। आर्ट बताते हैं कैसे डिवाइड करें। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, डूइंग कैलकुलेशन एवरी मंथ, उसको बोलेंगे प्रैक्टिस। फिर लिखा है हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इट गिव्स मैनेजमेंट एक्यूरेट कॉस्ट डेटा टू मेक बेटर डिसीजन। ये क्या करता है, मैनेजमेंट को क्या कर देता है, इट गिव्स मैनेजमेंट एक्यूरेट कॉस्ट, जिससे कि मैनेजमेंट क्या कर सकते, प्रॉपर में डिसीजन ले सके। क्लियर है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट प्रॉपर कॉस्ट कैसे मालूम चलेगी, भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर कॉस्ट मालूम चलेगी। इफ़ मेकिंग वन मोबाइल फ़ोन कॉस्ट है 10,000, इट सेल्स फॉर 12,000, तो मतलब कॉस्ट है फ़ोन की कितनी 10, सेल कर रहे 12,000 में, तो मैनेजमेंट में डिसाइड कर सकती है टू कीप द सेम प्राइस, क्या सेम प्राइस को रखे या और इंक्रीज करें, इट बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। तो इसलिए ये सब चीज़ सेम रखो या रेट को बढ़ाओ, इसके लिए कॉस्ट तो मालूम होनी चाहिए ना भाई, ऐसा। या बस वही आ गया, क्लास के शुरुआत में बताया था मैं, वही बात लिखी हुई है। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्लास के शुरुआत मतलब लेक्चर नंबर 1 में, हालांकि सब लेक्चर में वही तो चीज़ देख रहे हैं अपन। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स द एरिया और एक्टिविटी इट कवर्स टू हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट, मेकिंग डिसीजन एंड इम्प्रूविंग इफिशियंसी। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट आल्सो इन्वॉल्व एनालिसिस, कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्कोप में जो लिखा हुआ है इसमें ये नहीं बोल रहा है कि खाली हम लोग खाली भाई कॉस्ट को फाइंड कर लिए प्रोडक्ट की, लेकिन साथ ही साथ क्या इन्वॉल्व है, एनालिसिस इन्वॉल्व है कि लाइक कॉस्ट ज़्यादा लगी तो क्यों लगी, इस तरह से। कंट्रोल इन्वॉल्व है, कॉस्ट को हमको कंट्रोल करना है, और साथ में से क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है इसको मैनेजमेंट को, जिससे डिसीजन ले सकें। सिंपल। पहले क्या है, कॉस्ट असरटेनमेंट, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कि भाई शुगर की फैक्ट्री है तो प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि कितनी कॉस्ट है उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे। कस्टमाइज अगर ऑर्डर है तो जॉब कॉस्टिंग का यूज़ करेंगे, यानी कि कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एक्सपेंस फॉर इस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, लिंकिंग प्रोडक्शन क्वान्टिटी विथ एक्सपेंस टू फाइंड यूनिट कॉस्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट नीड डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, लाइक यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्लियर है। तो कॉस्ट का सर्टेनमेंट करना, ठीक है। फिर लिखा है कॉस्ट बुक कीपिंग, यानी वो लिखा हुआ है अगर वेस्ट को पेड करते हो 50,000, इट शुड अपीयर इन बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपेंस। तो क्या बोलते हैं, कॉस्ट बुक कीपिंग, अगर वेस्ट को पेड किया 50,000 तो कॉस्ट में भी आना चाहिए और फाइनेंशियल में भी आना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल में भी तो हम दिखाते हैं ना 7,000 का प्रॉफिट कितना है कितना नहीं। तो कीपिंग डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड, यानी कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब क्या होता है कि जो भी कॉस्ट खर्चे है कि उसको डिटेल रिकॉर्ड करना है। डन करना है डबल एंट्री सिस्टम को, यानी डन करना यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम, हेल्प इन मैचिंग कॉस्ट अकाउंटिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसा। फिर लिखा है कॉस्ट कंट्रोल, ये भी हम लोग सीख चुके हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, जैसे कि मैं बजट जो बनाया है खर्चा हमारा बजट से ऊपर नहीं होना चाहिए। यूजिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोल एक्सपेंस एंड अवॉइड वेस्टेज, क्या करना है, यूजिंग करना है हमको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का, यूजिंग करना है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का टू कंट्रोल एक्सपेंस एंड अवॉइड वेस्टेज, तभी तो कॉस्ट कंट्रोल होगी, यानी हमारा जो खर्चा है बजट से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजट और टेक करेक्ट एक्शन, कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है और एक्चुअल बजट कॉस्ट कितनी लग रही है, और जिससे हम करेक्टिव एक्शन लेंगे जिससे कॉस्ट में कंट्रोल रहे। सब पढ़ चुका हूँ पहले ही। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 चेयर कितनी है 500, एक्चुअल कितना लगा 550, इन्वेस्टिगेट करना है कि एक्स्ट्रा 50 रुपये खर्चा क्यों लगा, ये और सोच सकते हैं कि मटेरियल के वेस्टेज के कारण लगा होगा, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। और सिचुएशन हो सकती है लेबर के कारण भी लग सकता है, ओवरहेड के कारण भी लग सकता है, डिपेंड। कॉस्ट रिपोर्ट मतलब बता चुका हूँ ऊपर में ही। कॉस्ट रिपोर्ट मतलब प्रिपेयरिंग रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट टू हेल्प इन प्लानिंग, पर रिपोर्ट बनाना है मैनेजमेंट के लिए से हेल्प हो प्लानिंग में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में और डिसीजन लेने में। रिपोर्ट्स कैन भी वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है। एग्जाम्पल, अ मंथली कॉस्ट रिपोर्ट शोइंग डिपार्टमेंट वाइज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट टू चेक इफिशियंसी। मैनेजमेंट चेक करेगा कि भाई इतना खर्चा लगा, इफिशियंसी है कि नहीं, जितना हमने सोचा था उस हिसाब से खर्चा लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, XYZ।
अब चलते हैं हम लोग MCQ की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आंसर को थोड़ा हाइड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कॉस्ट अकॉर्डिंग टू CIMA। तो इनमें से कौन सा जो है कॉस्ट को बेस्ट डिफाइन करता है। पहले क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। फिर द एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल, खर्चा जो एक्चुअल में हुआ या नोशनल हो, इनकल्ड ऑन अ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट और सर्विस। जी हाँ, आंसर होगा ये, क्योंकि अपन 2 बार पढ़ चुके हैं डेफिनेशन को, लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 या 3 में। ठीक है, जो भी खर्चा होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट। फिर क्या लिखा, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है तो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है ना, तो कॉस्ट में कहाँ आया। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम सेल, ये भी कॉस्ट में कहाँ आया। फिर क्या लिखा, आगे चलते हम लोग। द टर्म कॉस्ट एज अ नाउन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट फॉर एन एसेट। ये क्या लिखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर एन एसेट, कहीं पढ़े क्या अपन, नहीं। द मेथड ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, ये कहीं पढ़े क्या अपन। उसके बाद द फिक्सेस सेलिंग प्राइस डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ये भी कहीं पढ़े क्या अपन। द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन भी कहीं पढ़े क्या अपन, हैं। क्या लिखा देखो, द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये नाउन में लिखा हुआ था, पढ़ कर आना। कैश और कैश बहुत डिटेल में समझे थे अपन। कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड फॉर एन एसेट, याद आया, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट याद आया कुछ। हाँ सोचो, कैश या कैश के इक्विवेलेंट जो भी हम एसेट के लिए पे करेंगे, किस में आएगा, वो कॉस्ट में आएगा। आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा नाउन में, 1 मिनट। हाँ अभी याद आ जाएगा आपको, एग्जांपल भी याद आ जाएगा। 1 मिनट उसको पस कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। ये रहा, वहाँ पे लिखा है कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे लिखा है द पेड इन कैश और फेयर वैल्यू। याद आया, नाउन में क्या बोलते हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। वर्ड क्या लिखा था, फेयर वैल्यू। हमें MCQ में लिखा क्या गया है, कॉस्ट एंड कॉस्ट इक्विवेलेंट। फेयर वैल्यू याद आ गया अच्छे से, मशीन वाला याद है, याद करो। देखो एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ कैश कंपनी गिव्स एन ओल्ड मशीन, 1 लाख की मशीन दिया प्लस 4 लाख दिया टू बाय द न्यू मशीन। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख पर 4 लाख कितनी आ गई, 5 लाख। बहुत डिटेल में किए थे अपन, इसको याद आया। तो अब चलते वहीं, ठीक है, पूरा पॉइंट पर पढ़ना, फिर सोचना कि किसका क्या आंसर हो रहा है। आंसर क्या लिखा हुआ है, आंसर ए। क्लियर है, वापस करके दिखाता हूँ। देखो देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, ये तो कॉस्ट में आएगा ही नहीं। फिक्स्ड सेलिंग प्राइस डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, कहाँ से कॉस्ट में आ गया। मेथड ऑफ सेलिंग, ये भी कहाँ से आ गया। तो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट इक्विवेलेंट पेड फॉर एन एसेट, किस में आएगा, एज कॉस्ट एज अ नाउन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द टर्म कॉस्ट एज अ वर्ब रिफर्स टू, क्या पढ़े थे अपन, याद करो। सेटिंग द सेलिंग प्राइस, द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग्स, सेलिंग गुड्स एज अ डिस्काउंट, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंट्स। सोचो, क्या हम लोग सेलिंग प्राइस से संबंधित कुछ था क्या कॉस्ट में, नहीं। प्रोसेस, यहाँ ये भी सेलिंग लिखा है, या भी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन लिखा है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन तो इन वो भी किस में लिखा है, अकाउंट्स में लिखा है। सेलिंग गुड्स डिस्काउंट में लिखा हुआ है। ये सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, क्या आएगा, प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग्स, इसमें आएगा कॉस्ट एज अ वर्ब। फिर क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग मैंशनड बाय CIMA, जो नहीं है, ठीक है, जो कि नॉट अ टाइप। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जी हाँ टाइप है। बैच कॉस्टिंग, जी हाँ टाइप है। कंटिन्यूस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ फॉर सर्विस कॉस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये भी है। पर्सनल कॉस्टिंग ये है क्या, नहीं। तो नॉट अ टाइप ऑफ का आंसर कौन सा है, ये हमारा आंसर कौन सा है, ये नॉट अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, बैच कॉस्टिंग भी है, ये भी है, ये नहीं है। आंसर नंबर डी। ठीक है, लिखा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान रखना, ट्रू। इट फोकसेस ओनली ऑन सेलिंग प्राइस डिसीजन, नहीं भाई, हम सेलिंग प्राइस में फोकस नहीं करते। इट गैदर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस वेरिएंस प्रॉफिटेबिलिटी। रुको 1 मिनट के लिए, टिक करने से पहले रुकना कि बाकी देखो। इट यूजेस ओनली टैक्सेशन पर्पस, नहीं भाई। इट नॉट रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या भाई, डिसीजन मेकिंग के लिए है। मेन आंसर कौन सा हो गया, ट्रू कौन सा है, इट गैदर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइज द वेरिएंस प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। आंसर कौन सा होगा, ये बी। फिर आते 6 में, वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रिपेयर इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं मेरे भाई नहीं। गैदरिंग एंड प्रेजेंटेशन कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, हाँ ये है मेन पर्पस। फिर डिसाइडिंग डिविडेंड पे आउट, नहीं ये नहीं है, ये तो FM में आ गया।
यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ गया। ट्रैकिंग मार्केट ट्रेंड्स, ये भी नहीं है। आंसर कौन सा होगा? बी। सर इतने बार पढ़ चुके कि फटाफट आपका इजी हो रहा होगा एकदम। विच स्टेटमेंट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग इज करेक्ट? कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। विच स्टेटमेंट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग इज करेक्ट? इट इज़ ओनली प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द अकेडमिक डिसिप्लिन अप्लाइंग कॉस्ट प्रिंसिपल फॉर डिसीजन मेकिंग। इट इग्नोर प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। इट डन ओनली वंस, ये भी नहीं है। इट इज़ ओनली प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा का लिखा इट इज़ अकेडमिक डिसिप्लिन टू अप्लाई कॉस्ट प्रिंसिपल फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो तो कौन सा हो सकता है, सोचना सीखो। इट इज़ ओनली द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, खाली प्रैक्टिकल पार्ट है क्या? पहली बात तो ये कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है ओनली क्या लिखा है? ओनली द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर क्या लिखा है? इट इज़ द अकेडमिक डिसिप्लिन अप्लाइंग कॉस्ट प्रिंसिपल फॉर डिसीजन मेकिंग। पढ़े थे याद है? एप्लीकेशन याद है खड़े, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन। आंसर इज बी। ऐसा पढ़ना है बच्चों। इसे देखो ये आंसर क्या आंसर आया है? बी। इसे ध्यान देना, एक एक वर्ड पे जो समझाता हूँ आपको, इसलिए मैं अवेयर होकर पढ़ने क्यों बोल रहा हूँ। आप अभी अवेयर होकर पढ़ोगे ना तो हो सकता है आपके बाकी सब्जेक्ट को भी आप इस तरह से पढ़ो जिससे आप अवेयर हो पाओ। आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी? इनमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटेंसी का फीचर नहीं है? इट अप्लाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज कंटिन्यूस प्रिंसिपल कंटिन्यूसली। वापस, इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग फीचर नहीं है? पहले क्या लिखा है? इट अप्लाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंटिन्यूसली। जी हाँ, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हम कंटिन्यूसली कॉस्ट अकाउंटिंग फीचर को अप्लाई करेंगे। इट कंबाइंस आर्ट एंड साइंस, जी हाँ ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर है, कंबाइन करना है आर्ट और साइंस को। उसके बाद इट फोकस ओनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नहीं नहीं नहीं, ये खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फोकस नहीं करता। इट सर्व्स मैनेजमेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर नीड्स, जी हाँ ये भी है। ये कौन सा फीचर नहीं है? ये फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है। ये क्या खाली ओनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बात करता है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करता है? नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के बारे में बात नहीं करता, तो ये फीचर नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा फीचर नहीं है? कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सा फीचर नहीं है? ये फीचर है। फिर कंबाइन आर्ट और साइंस, ये भी फीचर है। सर्व्स मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग नीड्स, इट सर्व्स मैनेजमेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन नीड्स, ये भी है। ये इसका ध्यान रखना। क्लियर है? ये नहीं है। आंसर सी। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन कॉस्ट कंट्रोल इन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या लिखा है? कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है कॉस्ट कंट्रोल को इन कॉस्ट अकाउंटिंग में? तो कौन सा कॉस्ट कंट्रोल को बेस्ट एक्सप्लेन करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कॉस्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सेटिंग टारगेट एंड कंपेयरिंग कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड, डिटरमाइनिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं ये तो नहीं करता टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। फिर लिखा है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ शेयर होल्डर, नहीं ये भी नहीं करता। देखो टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है इसलिए हम लोग नहीं ले रहे कॉस्ट कंट्रोल को ना, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है। ये बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अकाउंट का पार्ट हो गया। अब पढ़ते हैं अपन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कॉस्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ये भी क्या लिखा है? कॉस्ट की बात कर रहा है, नहीं। हम यहाँ पे आएगा सेटिंग टारगेट एंड कंपेयरिंग, यानी कि बजट बनाना फिर कंपेयर करना एक्चुअल कॉस्ट से विद स्टैंडर्ड, ये क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करना है। बहुत बार पढ़ चुके इसी चीज़ को। आंसर नंबर 10। और कितना बचा हुआ है? बस यहीं तक है। आंसर नंबर 10, द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज, द प्राइमरी पर्पस क्या है कॉस्ट रिपोर्ट का इन कॉस्ट अकाउंटिंग में? इज सेटिस्फाइज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, ये लॉ की बात कहाँ से आ गई? नहीं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, नहीं, शेयर होल्डर ओनली के लिए तो नहीं है। टू हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जी हाँ ये प्राइमरी पर्पस है, मैनेजमेंट हेल्प करेगा प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डिसीजन लेने में। फिर क्या लिखा है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर टैक्स पर्पस, नहीं भाई टैक्स पर्पस की बात कहाँ से आ गई? आंसर कौन सा है? ये। हाँ अब देखते हैं हम लोग कॉस्ट कंट्रोल के बारे में। अब क्लास की शुरुआत होती बताया था, मान लो कि भी हमारा बजट है कि हमको एक शर्ट को बनाना है 80 रुपीज़ में, और मान लो हमारा एक्चुअल में बन रहा है एक शर्ट बन रहा है हमारा 100 रुपीज़ में। हमारा क्या था? बजट सोचा था और एक्चुअल में इतना हुआ। तो भाई जो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ₹20 क्या लग रहा है? एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इस केस में प्यारे बच्चों हम लोग क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है? वही बात अपन सीखते हैं यहाँ पर।
कॉस्ट कंट्रोल मीन्स यूजिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू मैनेज एंड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंस। तो कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है? यूजिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना जो मैनेज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए अननेसेसरी एक्सपेंस। अननेसेसरी एक्सपेंस मतलब जैसे कि एग्जांपल देखो, इफ़ अ कंपनी स्पेंड 1000 एवरी मंथ ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डिपार्टमेंट बट स्टैंडर्ड सेट वाज 800, कॉस्ट कंट्रोल विल इन्वेस्टिगेट वाई द एक्स्ट्रा 200 इज बीइंग स्पेंट। है ना? देखो आप लोग देख रहे हो कहीं पे बजट यूज़ किया गया, कहीं पे स्टैंडर्ड यूज़ किया गया, तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, बजट स्टैंडर्ड चलता ही रहता है। ठीक है, वो सीखने के लिए बता देता हूँ मैं कि बजट संबंधित होता है किससे? पास्ट डाटा से। किससे संबंधित होता है? पास्ट डाटा से। और स्टैंडर्ड संबंधित होता है इंडस्ट्री का एवरेज। ठीक है, तो वापस बताता हूँ कि कंपनी ने स्पेंड किया 1000 इलेक्ट्रिसिटी का हर मंथ, हमारा स्टैंडर्ड था 800 का, तो कॉस्ट कंट्रोल विल इन्वेस्टिगेट वाई द एक्स्ट्रा 200 इज बीइंग स्पेंड एंड फाइंड वे टू रिड्यूस इट, मे बी स्विचिंग ऑफ मशीन व्हेन नॉट इन यूज और रिप्लेसिंग दैम with energy efficient models। क्या लिखा है? इट इज़ डन बाय केयरफुली एग्जामिनिंग ईच कॉस्ट एंड चेकिंग वेदर द बेनिफिट वी गेट फ्रॉम इट इज़ वर्थ द मनी स्पेंड। इट्स आल्सो अबाउट कंपेयरिंग द करेंट कॉस्ट with standard और budget set earlier and seeing if they are in line or not। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे करेंट कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट को। ठीक है, कि हम लोग देखेंगे भाई बजट को सोचा था वैसा है कि नहीं। क्लियर हो चुका होगा, एकदम सिंपल था। अब देखते हैं हम लोग कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट रिपोर्ट आर द फाइनल आउटपुट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनल आउटपुट होता है कॉस्ट रिपोर्ट। ये हमको मालूम है अच्छे से, रिपोर्ट तो अकाउंटिंग का भी फाइनल आउटपुट होता है, और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग। दे आर मेनली फॉर मैनेजमेंट यूज़। ये किसके लिए होता है? मेनली यूज़ होता है मैनेजमेंट यूज़ के लिए होता है, जिससे कि उनको प्लान करने में, कंट्रोल करने में, इवेल्यूएट परफॉर्मेंस करने में और डिसीजन लेने में हेल्प हो। दिस रिपोर्ट शो डाटा लाइक कॉस्ट पर यूनिट की रिपोर्ट, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जानकारी हो, वेस्टेज रिपोर्ट के बारे में जानकारी हो, एंड बजट कितना खर्चा लगा और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ उसके बारे में जानकारी हो, या परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी हो। एग्जाम्पल, इफ़ द मैनेजमेंट रिसीव अ कॉस्ट रिपोर्ट शोइंग दैट प्रोडक्ट ए हैज़ अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, कि अगर जो मैनेजमेंट क्या करती है, रिसीव करती है कॉस्ट रिपोर्ट, अगर मैनेजमेंट रिसीव करती है कॉस्ट रिपोर्ट शोइंग दैट प्रोडक्ट ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% वाइल प्रोडक्ट बी हैज़ ओनली 5%, दे माइट डिसाइड टू फोकस मोर ऑन प्रोडक्ट ए और फाइंड वे टू मेक प्रोडक्ट बी मोर प्रॉफिटेबल। तो डिसाइड कर सकती है भाई प्रोडक्ट में 25% हो रहा है, प्रोडक्ट बी में 5% हो रहा है। चलो आप ही हो ना, आपने देखा भाई प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, आप खुद के बारे में सोचो कि प्रोडक्ट ए में 25% का मार्जिन हो रहा है, प्रोडक्ट बी में 5% मार्जिन हो रहा है। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। मान लो प्रोडक्ट ए का रिसोर्सेस हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा है एग्जाम्पल के लिए, जिसके कारण प्रोडक्ट ए की हम लोग डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और प्रोडक्ट बी जो है बिक भी नहीं रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट बी को बोलेंगे चल भाई आप जाइए, आपको हम नहीं बना सकते, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लोगे। तो ऐसे मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने हिसाब से क्या लेगा, डिसीजन लेगा। क्लियर है? ठीक है, लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, तो ये भी हमको अच्छे से मालूम है। फाइंड कॉस्ट पर यूनिट टू नो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि भाई एक शू कंपनी है जो 1000 शू बनाती है 5 लाख रुपए का, तो कॉस्ट पर यूनिट शू कितनी आ गई, 5 लाख आ गई। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना। ये भी हम सीख चुके हैं। एनालिसिस कॉस्ट प्रॉपरली क्या करना, एनालिसिस करना। टू सेपरेट कॉस्ट इनटू प्रोसेस, ऑपरेशन एंड एलिमेंट लाइक मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये कॉस्ट शीट में हमको दिख जाता है। कॉस्ट शीट एक होती है, चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें सेपरेट कॉस्ट दिखती है हम लोग को कि मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा और ओवरहेड का कितना लगा, इसे प्रॉपरली एनालाइज कर पाए। फिर क्या लिखा है, आइडेंटिफाई करना एंड कंट्रोल करना वेस्ट को। टू फाइंड वेयर रॉ मटेरियल, टाइम और एफर्ट is being wasted and prepare reports to control them। ठीक है, तो फाइंड करना कि कहाँ पर रॉ मटेरियल, टाइम या एफर्ट बीइंग वेस्टेज कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, और प्रिपेयर करना रिपोर्ट को उसको कंट्रोल करने के लिए। हेल्प इन प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन में क्या करना, हेल्प करना। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। चेक प्रॉफिटेबिलिटी टू नो हाउ प्रॉफिटेबल ईच प्रोडक्ट इज एंड एडवाइस मैनेजमेंट ऑन हाउ इम्प्रूव प्रॉफिट, है कि नहीं।
फिर कॉस्ट कंट्रोल इन्वेंट्री, मैनेज रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स सो दैट कैपिटल इज नॉट अननेसेसरी लॉक्ड इन स्टॉक। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना कि भाई एक होता है ना, आपको खैर बहुत आगे चल के पढ़ोगे, एक होता है जस्ट इन टाइम, यानी कि मान लो अगर आपके पास ऑप्शन है कि भाई तुमको तुरंत स्टॉक मिल पा रहा है, तो तुम इतना स्टॉक को क्यों अननेसेसरी यूज़ कर रहे हो अपने गोडाउन में, गोडाउन में खर्चा लगेगा, है ना। तो स्टॉक रखो गोडाउन में तो गोडाउन खर्चा लगेगा, स्टॉक को आप में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैपिटल हमारे रुक जाएगी, है कि नहीं, स्टॉक का मेंटेनेंस करने का खर्चा लगेगा, है ना। तो इस तरह कई सारे खर्चे लग जाते हैं, तो इसे इन्वेंटरी को कंट्रोल करने में ध्यान देना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद फाइंड इकोनॉमीज, रिवील वे टू सेव कॉस्ट बाय इम्प्रूविंग मटेरियल यूज़, लेबर प्रोडक्टिविटी और ओवरहेड। मैं इसको फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पढ़ चुकी है और लॉजिकल भी है, ठीक है, कोई कठिन भी बिल्कुल नहीं है। कि फाइंड इकोनॉमीज करना, कि रिवील बताना, कि रिवील वेस्ट करना, तरीका बताना कि भाई कैसे सेव कॉस्ट करें, मटेरियल उसको सही तरह से यूज़ कैसे करें, लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, ओवरहेड को कैसे कंट्रोल करें। प्रोवाइड डेटा फॉर डिसीजन, कि गिव फैक्ट एंड फिगर फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए क्या देंगे ये लोग, फैक्ट देंगे, फिगर देंगे, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें, ठीक है, प्लानिंग एंड डिसीजन। तो गिव देंगे, फैक्ट देंगे और फिगर देंगे, किसके लिए, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। असिस्ट इन बजटिंग, हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट, कि भाई बजट को प्रिपेयर करना है तो हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से हमको पूरा सब कुछ मालूम है, तो हमको क्या मालूम मिलेगा, हमको बजट प्रिपेयर कर पाएंगे हम लोग। कीपिंग स्पेंडिंग विथ लिमिट, और लिमिट में हम लोग खर्चा कर पाएंगे। फिर लिखा है ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंश्योर दैट राइट पीपल गेट राइट डाटा एट द राइट टाइम, इंश्योर करना कि राइट पीपल को क्या मिले, राइट डाटा मिले एट द राइट टाइम पे। उसके बोलेंगे ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ही तो ये है ना भाई, कि भाई इंश्योर कर रहे हैं कि राइट पीपल को राइट डाटा मिल जाए राइट टाइम पे, इसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो क्या मतलब करने का है कि नहीं। फिर गाइड इंसेंटिव प्लान, हेल्प डिज़ाइंस बोनस सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट सेविंग। फिर तुम कॉस्ट सेविंग कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, तुमको क्या मिलेगा, बोनस वगैरह मिलेगा। या आप जो है ना लेबर पढ़ोगे, लेबर टॉपिक है CMA इंटर में, वहाँ पे आप पढ़ोगे आप कि डिज़ाइन करना है बोनस सिस्टम, है ना, यानी वर्कर अगर सही तरह से काम किया, कम टाइम में ज़्यादा काम किया, तो ये सब कई सारे केस मिलेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा, ठीक है। इससे दोनों का फायदा होगा, कंपनी का फायदा होगा, लेबर का भी फायदा होगा, ऐसा नहीं खाली कंपनी का फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा। दिमाग आपको ये भी चलेगा, सर कॉस्ट में तो कॉस्ट को कम कर रहे हैं, लेबर को बोनस क्यों दे रहे हैं, XYZ, कई सारी बातें आपके दिमाग में आएगी, मैं समझ रहा हूँ। तो वहाँ पर इतना फिलहाल समझो कि इससे दोनों का फायदा होगा, इसलिए कॉस्ट सेविंग भी होगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, ये तो हमको समझ में आ चुका है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है हम लोगों को। तो हेल्प रिड्यूस कॉस्ट यूजिंग इनपुट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि भाई कॉस्ट को यूज कम करने का प्लान हमारा साल भर चलता रहता है, मतलब कैसे भी करके जो कॉस्ट तो सबको कम करना ही है ना, ताकि कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कम कर सके हम लोग, है कि नहीं। फिर फाइंड प्रॉफिट और लॉस, कंपेयर रिवेन्यू विथ कॉस्ट टू सी एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। ये वो कॉस्ट मिल जाएगा, और आपको इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कुछ पार्ट है जहाँ पर हम लोग को एंट्री वगैरह करनी पड़ती है, तो वहाँ सबको मिलेगा पार्ट ये सब चीज़। फिर लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कितना टाइम हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास में करते बाकी।